अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अपने चैनल लॉ अनवील में। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन और उसके अलावा सेलिएंट फीचर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन के नुमाया खद्दोख्वार क्या हैं, सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, नुमाया खद्दोख्वार क्या हैं यूके कॉन्स्टिट्यूशन के। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर जो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन का। पहला लेक्चर यही है, उसके बाद है कि सोर्सेज क्या हैं यूके कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला फीचर है कि पार्शियली रिटन है। ये यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्शियली रिटन है, सही है, क्योंकि बहुत सारी इनकी कस्टम्स पे चलते हैं, ट्रेडिशंस पे चलते हैं, कन्वेंशंस पे चलते हैं। तो बहुत सारा ऐसा इनका लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो लिखा हुआ है उसमें पिटिशन ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट, जिसमें बिल ऑफ राइट में पार्लियामेंट की सुपरमेसी हुई थी। मैग्ना कार्टा है, उसमें जो है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड्स है कि लॉर्ड्स को राइट्स मिले थे और लॉर्ड्स पर अननेसेसरी टैक्स नहीं राइज किया जाएगा। उसके अलावा बिल ऑफ राइट में जैसे पार्लियामेंट के बगैर कोई भी लॉ पास नहीं किया जाएगा और जो भी लॉ पास किया जाएगा तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके अलावा पिटिशन ऑफ राइट आप लिख सकते हैं कि पिटिशन ऑफ राइट में क्या क्या हुई थी कि जो है किसी भी बंदे को आर्मी एक्ट या मतलब मार्शल लॉ में डील नहीं किया जाएगा, उसको सज़ा नहीं दी जाएगी उन दौरानों में। दूसरा है सबसे बड़ा कि एवोल्यूशनरी ग्रोथ है, मतलब ये डेवलप करती जा रही है। जैसे मैन डेवलप करता जाता है इसी तरह यूके का कॉन्स्टिट्यूशन भी डेवलप करता जाता है। हमेशा मतलब नई नई इनोवेशंस होती रहती हैं, नए नए लॉज एडेड होते रहते हैं यूके की कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एवोल्यूशनरी ग्रोथ है उसमें। इसके आगे है कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है जो है पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी है, पार्लियामेंट सॉवरेन है। यहाँ तक कि यूके के पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है कि यूके का पार्लियामेंट सब कुछ कर सकता है सिवाय कि एक मैन को वुमेन करने में और वुमेन को मैन कन्वर्ट करने में। मतलब इतनी सारी कहावतें मशहूर हैं उनकी पार्लियामेंट के लिए। और ये भी मशहूर है कि यूके का ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो यूके की पार्लियामेंट का लॉ जो है वाइड डिक्लेयर करे। और उसके बाद है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन कह लें कि मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम है, कंट्रोल जो है सेंट्रलाइज से होता है, एक ही बंदा कंट्रोल करता है। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म में होता, मतलब जैसे आप पाकिस्तान की मिसाल ले लेंगे, पाकिस्तान का फेडरेशन है, उस हिसाब से वहाँ पे सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, यूनिटरी फॉर्म है गवर्नमेंट की। और उसके अलावा फ्लेक्सिबल है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना सिंपल मेजोरिटी जो है, सिंपल मेजोरिटी है 326 की आई थिंक। तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने के लिए। इतना आसान प्रोसेस है। पाकिस्तान में जैसे 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, लेकिन वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी के साथ आप अमेंडमेंट ला सकते हैं। और रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ मतलब कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, कोई भी मतलब लॉ से अबव नहीं है। और उसके अलावा रूल ऑफ लॉ में आप फंडामेंटल राइट्स भी लिख सकते हैं। एज सच के रिटन नहीं है उनके फंडामेंटल राइट्स, लेकिन मैग्ना कार्टा, पिटिशन ऑफ राइट और बिल ऑफ राइट में ये बताए गए हैं उनके राइट्स, तो वो आप लिख सकते हैं रूल ऑफ लॉ में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि जैसे हमारे यहाँ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे भी ऐसे ही है, क्योंकि हमारे यहाँ देखें एक एडिशनल चार्ज है जो है प्रेसिडेंट के पास, उनके पास एडिशनल चार्ज वो जो है वो किंग के पास है। किंग नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ जो है गवर्नमेंट जो है पीएम है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर्स है, मतलब हर कोई अपना काम अलग से आज़ादाना तौर पर कर सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर आप इसमें लिख सकते हैं। उसके अलावा मिक्स सिस्टम, मतलब सेम टाइम मोनार्की है, सेम टाइम एरिस्टोक्रेसी है, सेम टाइम डेमोक्रेसी भी है। देखें डेमोक्रेसी कैसे, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। अब जो पीपल वोट करते हैं तो वो किसको करते हैं,
पीएम को करते हैं। और पीएम क्या करता है, लेजिस्लेशन कंट्रोल, पीएम क्या करता है, जो काम करता है वो पीपल के लिए करता है। और जो है लेजिस्लेशन वगैरह जो पार्लियामेंट में होती है वो भी पीपल के लिए होती है, मतलब बाय द पीपल भी हो गया, फॉर द पीपल, ये डेमोक्रेसी हो गई। एरिस्टोक्रेट्स जो हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ज़्यादातर एरिस्टोक्रेट्स ही होते हैं। और मोनार्की तो आपको पता है कि उनकी कस्टम है मोनार्की, मतलब मोनार्क उन लोगों के यहाँ लाजमी है, जैसे किंग है, क्वीन है, तो वो लाजमी है उनके यहाँ। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब दो हाउसेज हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन जो है वो लोअर हाउस कहलाता है, और इसमें जो है 651 मेंबर्स हैं। और हाउस ऑफ कॉमन जो है हायर हाउस या हायर हाउस कहलाता है, तो उसमें 1100 मेंबर्स हैं। The lower house is much powerful than House of Lords. House of Lords से दो lower house है House of Common, हम कह सकते हैं कि वो जो है most powerful है House of Lords से, क्योंकि जो law initiate होता है वो यहाँ से ही होता है। और इसके अलावा ये House of Lords वाले mostly absent होते हैं, Lords होते हैं, ये peers होते हैं, hereditary peers होते हैं, इनके life peers होते हैं, तो mostly ये absent होते हैं, कोई भी काम नहीं करते। जो भी बिल वगैरह पास होती है, और इनको फाइनेंशियल पावर भी नहीं होती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स को, इसलिए मोर पावरफुल जो हुई वो हाउस ऑफ कॉमन ही हुई। और इसके अलावा दोस्तों मैंने फील किया कि बुक में कुछ कम लिखी हुए हैं, मुझे थोड़े कुछ ज़्यादा पता हैं। तो उसमें यह है कि एडल्ट फ्रेंचाइज, ये भी इसकी खुसूसियात है कि जो है एडल्ट मैन वोट कर सकता है, एडल्ट फ्रेंचाइज है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, एज सच के वहाँ पे जो है जुडिशरी को जुडिशल रिव्यू का पावर नहीं है, लेकिन उसके बरक्स भी वो इंडिपेंडेंट है, वो आज़ादाना फैसले करती है। जुडिशल रिव्यू जैसे हमारे यहाँ 100 वोटों का पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट को, वहाँ की कोर्ट को ये पावर नहीं है जुडिशियल रिव्यू का पावर। तो उसके बरक्स भी वो उसकी इंडिपेंडेंस है, वो आज़ादाना फैसले करती है, वो किसी भी लॉ को डायरेक्टली तो नल एंड वॉइड नहीं कर सकती, लेकिन केसेस में डिस्कस कर सकती है, कमेंट्री अपनी लिख सकती है, तो उस पर जो है पार्लियामेंट उनकी वो लॉ को अमेंडमेंट कर सकती है। 2 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टीज़ हैं, एक है लेबर और दूसरी है कंजर्वेटिव पार्टी। तो मतलब 2 पार्टी सिस्टम है, हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टीज़ हैं, वहाँ पे 2 पार्टीज़ हैं। सिंगल सिटीजनशिप, मतलब इनकी ये खुसूसियात भी है कि सिटीजनशिप जो है सिटीजन्स को रखनी है वो सिंगल सिटीजनशिप रखनी है। तो मोर जो है ये थी मेरे पास फर्दर, और आपको मैंने वहाँ से भी बताई। तो ये थे सब सैलिएंट फीचर्स। अभी शुरू करते हैं हमारा सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन को हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक होता है रिटन और एक होता है अनरिटन। आप एक पार्ट में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इजी जो तरीका है वो 2 पार्ट्स में पढ़ना है। अभी रिटन में क्या क्या हैं, चार्टर्स हैं, मैं आपको फर्दर इनको डिटेल में आपको बताऊंगा। स्टैट्यूज हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं, अथॉरिटेटिव जिसमें ज्यूरिस्ट जो थे उनकी जो बातें हैं वो लिखी हुई हैं, उनके बुक्स के नाम, उनके जो नोबेल काम हैं वो लिखे हुए हैं, मतलब ये भी यूके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हैं। उसके अलावा अनरिटन में आ जाते हैं रॉयल प्रेरोगेटिव्स, कस्टम्स, ये सारे जो है उनके रवायात वो रॉयल प्रेरोगेटिव्स में आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले चार्टर्स का टॉपिक। दोस्तों चार्टर्स को हम रिटन फेज में पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। चार्टर्स में आ जाते हैं मैग्ना कार्टा आ जाता है, पिटिशन ऑफ राइट भी लिख सकते हैं आप, और बिल ऑफ राइट भी लिख सकते हैं 1689। तो ये सब जो है वो चार्टर्स में आ जाती हैं। इसमें जो है अननेसेसरी टैक्सेस वगैरह जो इम्पोज हो रहे थे उस पर किंग चार्ल्स पिटिशन ऑफ राइट में, वो ख़त्म कर दिए गए थे। और इसके अलावा आप फर्दर कुछ बातें लिख सकते हैं। इसमें जो है डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई थी। उसके अलावा
जो है लॉर्ड्स और लॉर्ड्स जो थे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ जब्त की जा रही थी डेब्ट की रिकवरी के लिए। मैग्ना कार्टा में वो प्रोविज़न रखी गई थी कि लॉर्ड्स की ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो है जब्त नहीं की जाएंगी। उसके अलावा जस्टिस का वो प्रोविज़न रखा गया था कि सबको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत ही डील किया जाएगा। और उसके अलावा आप बिल ऑफ राइट में आ जाते हैं। बिल ऑफ राइट में जो है पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी है, पार्लियामेंट सुप्रीम बना था कि फंड्स जो हैं वो भी किंग ऐसे ही खर्च नहीं कर सकता बिना किसी पार्लियामेंट की इजाज़त के। ये 1689 का है। इसका मेरा लेक्चर पिटिशन ऑफ राइट का, बिल ऑफ राइट का और मैग्ना कार्टा का डिटेल में मेरा लेक्चर आपको मिलेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। फर्दर बातें आप थोड़ा सा एलोबरेट करते जाएं। अगर आपको किसी एग्ज़ाम्स में ये आ जाता है, किसी जगह किसी टेस्ट में आ जाता है, तो आप वो वहाँ से एलाबोरेट करके लिख सकते हैं। उसके अलावा एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, ये भी आपकी चार्टर्स में आ जाता है कि जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये किया हुआ था कि फिक्स हुआ था कि एक्ट ऑफ सक्सेशन में मतलब अगर कोई किंग मर रहा है तो उसका सक्सेसर कौन बनेगा, ये रूल्स वगैरह फिक्स किए गए थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। आप इसका इतना लिख सकते हैं। और यूनियन एक्ट ऑफ यूनियन विद स्कॉटलैंड के साथ यूनियन हुआ था, वो भी चार्टर्स में आ जाता, क्योंकि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में कुछ भी फ़र्क नहीं था। दोनों की जो है कॉमन लॉ था, कॉमन लॉ कंट्री थे, तो दोनों मिक्स हो गए थे। तो इस एक्ट के तहत जो है स्कॉटलैंड मर्ज हुआ था, स्कॉटलैंड इंग्लैंड का हिस्सा बन गया था। आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद है स्टैचूज़, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था स्टैचूज़, तो इसके बाद है स्टैचूज़ वो लॉ होते हैं जो पार्लियामेंट के तहत पार्लियामेंट पास करती है, मतलब यूके की पार्लियामेंट से पास होते हैं, वो लॉज होते हैं, वो भी रिटन फॉर्म में होते हैं। इसमें सबसे पहले है पार्लियामेंट एक्ट 1911। इसके तहत क्या हुआ था कि जो है परमानेंटली इस्टेब्लिश्ड द सुपरमेसी ऑफ हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन की सुपरमेसी कायम हुई थी। उसके अलावा हाउस ऑफ कॉमन का पहले जो पीरियड था, मतलब पार्लियामेंट का पीरियड, हाउस ऑफ कॉमन का पीरियड था 7 ईयर्स, उसको कम करके 5 ईयर्स रखा गया था। इसमें ये बातें ऐड की गई थी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एक्ट में। ये आप कुछ ही एलाबोरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1918 और 1928। इसमें क्या हुआ था कि वुमेन्स को राइट मिला था, राइट टू वोट का वुमेन्स को राइट मिला था। एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1980 और 1928, ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट एक्ट लिख सकते हैं स्टैचूज़ में। उसके बाद है एक्ट ऑफ वेस्टमिनिस्टर, स्टैचू ऑफ एक्ट वेस्टमिनिस्टर एक्ट 1931। इसमें सिंपली क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस मतलब रिकॉग्नाइज की गई थी किसकी, कनाडा की, साउथ अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड की इंडिपेंडेंसी जो है रिकॉग्नाइज की थी यूके पार्लियामेंट से। तो ये एक्ट बना था, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले तो यूके बहुत ही फैला हुआ था। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में अभी भी जो क्वीन है, वो क्वीन या किंग जो भी है, तो वो इंग्लैंड का ही क्वीन या किंग होता है। और सब यूएसए भी पहले पार्ट था, पाकिस्तान जैसे पार्ट था, इंडिया उसका पार्ट था। तो इसी तरह ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और साउथ अफ्रीका के भी ब्रिटेन के पार्ट्स थे। तो इनको रिकॉग्नाइज किया गया था इस एक्ट से। और हमें रिकॉग्नाइजेशन किस एक्ट से मिली थी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके तहत जो है ऑल पॉलिटिकल पावर्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान डिवीजन, मतलब पाकिस्तान और इंडिया की डिवीजन हुई थी और ऑल पॉलिटिकल पावर्स जो है हमें मिले थे, हमें हैंडेड ओवर की गई थी हमारे लीडर्स को। तो उसके अलावा इन अप्रैल 1969 वोटिंग एज वाज लोअर टू 18 ईयर। पहले ज़्यादा एज था, 21 ईयर्स था वोटिंग एज, उसको कम किया गया था। इसको भी आप स्टैचू लॉ में लिख सकते हैं। ये भी एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट से। तो ये था स्टैचू लॉ। इसके बाद है जुडिशियल डिसीजंस, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स में
जुडिशल डिसीजंस या प्रेसिडेंट्स आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉमन लॉ है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में कॉमन लॉ है, तो यूके हम भी उसकी कॉलोनी रह चुके हैं, तो हमने भी उनका ही निज़ाम जो है अपनाया था कॉमन लॉ का। तो उसमें आप 2-3 केस लॉज लिख सकते हैं। जैसे बुशेल्स केस है 1670, इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूरीज मतलब जजेस की इंडिपेंडेंस का जिक्र है इसमें बुशेल्स केस में। और उसके अलावा होवेल्स केस है 1678, विंडिकेटिंग द इम्यूनिटी ऑफ जजेस, जजेस की जो इम्यूनिटीज़ थी उनको कम किया गया था इस केस के तहत। इसके अलावा डी केसर रॉयल होटल केस है, द अटॉर्नी जनरल वर्सेस डी केसर रॉयल होटल केस। और इसमें क्या हुआ था कि पावर्स जो थे ना वो क्राउन के कम कर दिए गए थे जुडिशरी की, मतलब इतनी इंडिपेंडेंस है वहाँ पे कि क्राउन के पावर भी जुडिशरी के तहत ख़त्म किए जा सकते हैं। ये 3 केसेस आप लिख सकते हैं जुडिशल डिसीजंस में। इसके अलावा है अथॉरिटेटिव या वर्क ऑफ ज्यूरिस्ट, तो एमिनेंट वर्क ऑफ ज्यूरिस्ट। तो इसमें सबसे पहले है डायसीज लॉ। डायसीज ने रूल ऑफ लॉ पे जो है उसको डेवलप किया था अपने बुक द इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूटो 1873 आई थिंक उसकी ये बुक थी। तो उसमें इसने रूल ऑफ लॉ की बात की थी कि जो है लॉ जो है इक्वल होना चाहिए और लॉ जो है क्लियर होना चाहिए सबके लिए। उसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की थी इसने रूल ऑफ लॉ में। और उसके अलावा जो है ब्लैक स्टोन की कमेंट्रीज हैं इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो ब्लैक्स डिक्शनरी हम पढ़ते हैं तो वो भी ब्लैक्स डिक्शनरी इसके नाम से ही आती है, इस ज्यूरिस्ट के नाम से ही। तो उसकी कमेंट्रीज हैं वो भी आप लिख सकते हैं इसमें ज्यूरिस्ट के वर्क में या अथॉरिटेटिव में। तो ये थे रिटन। अभी हम अनरिटन की तरफ बढ़ते हैं। पहला है अनरिटन जो है रॉयल प्रेरोगेटिव। तो रॉयल प्रेरोगेटिव में हम देखते हैं रॉयल प्रेरोगेटिव्स में उसके पर्सनल भी हैं। उसके पर्सनल में ये है कि जो है किंग नेवर डाई, एक ये कहावत मशहूर है कि किंग कभी भी नहीं मरता, द पर्सनैलिटी डाइज। पर्सनैलिटी मर जाती है लेकिन किंग हमेशा ज़िंदा रहता है। जैसे अभी क्वीन मरी है तो उनका मोनार्की तो कायम है ना, तो पर्सनैलिटी मर जाती है लेकिन किंग कभी नहीं मरता। और इसके अलावा है दैट ही कैन नॉट डू एनी रॉन्ग, किंग कैन नॉट डू रॉन्ग, ये भी मशहूर है। तो किंग प्रेरोगेटिव में ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है समनिंग ऑफ पार्लियामेंट को समन करता है। उसके अलावा डिसॉल्व पार्लियामेंट करता है। और अपॉइंटिंग एम्बेसडर्स को अपॉइंट करता है, ये भी किंग की जो है प्रेरोगेटिव्स में है, किंग की पावर्स में से है। और पार्डनिंग क्रिमिनल्स को पार्डन करता है, माफ़ी देता है क्रिमिनल्स को। तो ये आप लिख सकते हैं अनरिटन में प्रेरोगेटिव ऑफ क्राउन में। इसके अलावा दोस्तों कस्टम्स हैं ब्रिटिश की जो इसका हिस्सा हैं अनरिटन को उसका पार्ट का कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कस्टम में आप सिंपली लिख सकते हैं कस्टम्स क्या हैं, उनके रवाज क्या हैं। तो उनके किसी के रवाज तो लिखे नहीं होते ना। जैसे हमारे यहाँ सिंध में मशहूर है कि कोई मेहमान आता है तो उसको हम अपनी औताक में लेके जाते हैं, उसकी खिदमत करते हैं। तो ये कहीं पे लिखी हुई नहीं है लेकिन हमारी खून में बसा हुआ है, हमारी रिवायात में से है मेहमान नवाजी करना। तो इसी तरह यूके में भी कस्टम्स जो हैं वो भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हैं, अनरिटन सोर्सेज में आते हैं। सबसे पहला है द क्वीन मस्ट एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ कैबिनेट की एडवाइस किंग या क्वीन ज़रूर मानेगा, ये इनकी कस्टम में से है। नो टैक्स कैन बी लाइव्ड विदाउट द सैंक्शन ऑफ पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर कोई भी टैक्स जो है किसी पर राइज नहीं किया जाएगा। द पार्लियामेंट मस्ट मीट वंस एट अ ईयर, पार्लियामेंट जो है ज़रूर उसकी मीटिंग होगी, उसका सेशन होगा साल में एक मरतबा। उसके अलावा द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी ऑफ इन हाउस ऑफ कॉमन मस्ट बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसकी इनकी मतलब कस्टम में है। तो कस्टम किसी के लिखे हुए नहीं होते हैं, वो मतलब सालों से 50 सालों से मतलब 100 सालों से वो चलते आते हैं। तो इसी तरह
जो है मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होगा उसको अपॉइंट किया जाएगा एज अ प्राइम मिनिस्टर, ये भी इनकी कस्टम है। उसके अलावा द कैबिनेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, जो कैबिनेट है प्राइम मिनिस्टर की वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को। उसके अलावा पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ टू चैम्बर्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, ये कहीं पे लिखी हुई नहीं है। उसके अलावा ओनली द लॉर्ड्स शैल अटेंड द मीटिंग ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स फॉर डिसाइडिंग जुडिशियल केसेस। तो ये हैं इनके कुछ अनरिटन और रिटन सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों आज हमने पढ़े सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा सैलेंट फीचर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही मैंने मेहनत से वीडियो बनाई है और इसमें जो है नॉलेज को फैलाना सुन्नत भी है। तो आप इसको शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। तो आज का मेरा लेक्चर यही था। आप मेरे चैनल लॉ एंड विल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है इसके तहत तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। तो मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा उसका मैं आपकी क्यूरी को दूर करने का। थैंक यू।